What inspired you to choose this field? सीविया जाने के बाद आपके जो लंग्स हैं उसमें सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो गए। न्यूरो में जा सकते हैं, कार्डियो में, पीडियाट्रिक्स में। कि ICU और CCU में जो है ये कोविड में मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। मैंने मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ा असर आपकी फिजिकल हेल्थ पे आता है वो यही, उसमें अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं वो यूँ बैठते हैं जी जी और जी, जो जी। बिन हारिस प्ररूफ हैं इस तरह से। तो ये मेरे पेशेंट मतलब रहे हैं, इतने वर्सेटाइल इंसान हूँ। मुझे तो लगता है कि लेटेस्ट एडवांसमेंट जो होती है फिजियोथेरेपी में या फिर कार्डियो में ईगो का बहुत ज़्यादा एक फैक्टर आ जाता है। जी। ईगो ना हर्ट कुछ मिसकंसेप्शंस हैं हाँ लेकर। बिल्कुल बहुत ये देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मालिशी एंड फिजियोथेरेपी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं DTVNN और मैं हूं आपके साथ रमेशा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रमेशा में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एज यू नो कि ज़िंदगी को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप कुछ नए एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, नए तजुर्बात नहीं करते हैं, उसमें फिर वो मज़ा नहीं रहता है। और एज यू नो कि इन सब एन्जॉयमेंट्स में हम इतने ज़्यादा अपना ध्यान खो बैठते हैं कि बहुत सारे इंजरीज़ का भी शिकार हो जाते हैं, चाहे वो फिर दिल की चोट हो या फिर दिमाग की चोट हो या फिर कोई भी जिस्मानी चोट होती है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वो भी सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए भी ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाती चलूँ तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट और कार्डियो रिहैब स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमशा गाजी, जो कि ना सिर्फ इस फील्ड में महारत हासिल करती हैं बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं डॉक्टर अमशा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अमशा, व्हाट इंस्पायर यू टू चूज दिस फील्ड? मुझे जो है ना, मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब बोला था कि इस फील्ड में आ जाओ, बिकॉज जिस टाइम मैं इस फील्ड में आई थी तो स्कोप इतना ज़्यादा नहीं था और बहुत थोड़े से डिपार्टमेंट थे, बहुत छोटे डिपार्टमेंट देखे जाते थे हॉस्पिटल्स में। लेकिन क्योंकि मेरे दादा को जो है वो फॉलेज हुआ था, स्ट्रोक, तो वो फिजियोथेरेपी करवाने जाते थे। तो कहते थे तुम भी मतलब इसी फील्ड में आ जाओ। अदरवाइज़ अच्छा। मैं मतलब ट्राई कर रही थी कि MBBS साइड पे चली जाऊँ, लेकिन फिर मैं वो सब कुछ छोड़कर फिजियोथेरेपी में आ गई। अच्छा, तो बड़ा एक अच्छा आपका जो है वो फैमिली टचअप के साथ ये है, तो मतलब फैमिली ने इंस्पायर किया, उनकी बात से जो है वो आपको ख्याल आया कि अब मुझे इधर जाना चाहिए। वैसे आपकी अपनी बेसिकली क्या ख्वाहिश थी कि आप किस में स्पेशलाइजेशन? मेरी तो मतलब मैं इतनी वर्सेटाइल इंसान हूँ, मुझे तो पर्सनल मेरा इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजिस्ट बनने का, जो कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा अच्छे तौर पे मतलब नहीं करवाया जाता। क्यों? क्या पता कमी नहीं, पेशी हमारी है? शायद हिस्टोरिकल जो हमारी हिस्ट्री है उससे इतनी लोगों को अटैचमेंट शायद नहीं रही। म्यूजियम्स को, हिस्ट्री को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हम देते, तो इस वजह से मे बी। लेकिन मुझे पर्सनली इंटरेस्ट था कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनूँ, हिस्ट्री और फॉसिल्स और इस तरह की जो हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स और इस तरह की चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्या बात और है। सेकंड इंटरेस्ट मेरा आर्ट्स था, पेंटिंग, स्केचिंग, इस तरह की। फिर तो हम मानते हैं कि इस फील्ड में आपका इसलिए इंटरेस्ट था क्योंकि यू आर द आर्टिस्ट ऑल्सो। अच्छा, ये बताएं कि लेटेस्ट एडवांसमेंट जो होती है फिजियोथेरेपी में या फिर कार्डियो में, उससे आप लोग कैसे अपडेट होते हैं या फिर उसको कैसे लेकर चलते हैं एडवांसमेंट? मैं तो मोस्टली जो है मैं मतलब मेरी अगेन बहुत होलिस्टिक अप्रोच रहती है। मैं कभी भी उसको रिलीजन या क्या कहते हैं रीजन की बेसिस पे, दोनों बेसिस पे मैं उसको कभी भी मतलब डिफरेंशिएट नहीं करती। मैं सारों को फॉलो करती हूँ, मैं सबको देखती हूँ, जो जो लोग इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनको मैं फॉलो करती हूँ, उनको मैं देखती हूँ। इवन कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी मुझे कोई नई बात बताएंगे और अच्छी बात बताएंगे तो मैं उसको भी लाजमी एक्नॉलेज करूँगी, मैं उससे भी सीखूँगी। तो मतलब इट्स लाइक मैं कहती हूँ बस एक दरिया है और जिधर से भी आप कह लें कि कंज्यूम कर सकते हैं, आप करें, करना चाहिए। लेकिन हमारी तरफ ये बड़ा एक चीज़ को और लिया जाता है कि क्यों हम दूसरों से सीखें, हमें तो सब कुछ सीख चुके हैं। ये जब किसी कौम में ये चीज़ आ जाती है जो कि आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी अपने इर्द गिर्द भी, छोटे से छोटे बंदे से लेके बड़े से बड़े बंदे तक, ईगो का बहुत ज़्यादा एक फैक्टर आ जाता है कि ईगो ना हर्ट हो जाए। तो हमेशा अपने आप को ऐसे खुले हाथ की तरह रखना चाहिए कि बस जो आप जहाँ से लर्न कर रहे हैं वहाँ से आप लर्न करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइएगा कि कुछ फिजियोथेरेपी को भी लेकर
और हमारी कुछ ये डॉक्टर की जो फील्ड है, इसमें जितने भी हमारी सर्जरी में चले जाएं, ओटी में चले जाएं, जिस भी तरफ चले जाएं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लेकर। हाँ बिल्कुल, बहुत ये ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, देखिए आप मेरी बात से जो हाँ जी। एग्री करती हैं, तो ये मिसकंसेप्शंस आपके पास कौन से ज़्यादा आते हैं और हम इनको क्लियर कैसे कर सकते हैं? मेरे पास तो जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट तो मुझे लगता है कि मेरी अपनी फील्ड के लोग ही कर रहे होते हैं कि नहीं, जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो डॉक्टर नहीं होता, और एमबीबीएस वाले ऐसे होते हैं और बीडीएस वाले ऐसे होते हैं। मतलब हर Okay. बंदे से ना, मतलब आपको रेडी कर रहे होते हैं कि नहीं, ये आपके खिलाफ है, ये आपके खिलाफ है। लेकिन प्रैक्टिकली मेरा जितना इस फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है, फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ टू प्रोफेशनलिज्म, आज तक मैंने किसी के साथ ना कंपटीशन देखा है, ना मुझे किसी ने तंग किया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फील्ड की वर्थ और वैल्यू खुद से बनाते हैं। अगर आप ही अपनी फील्ड को डिग्रेड करेंगे तो जी। फिर कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो मालशी होते हैं। ओह ठीक अच्छा। है, इस तरह की ये इतनी कॉमन टर्म है कि मतलब आपको हर दूसरे बंदे से सुनने को मिलेगी कि इसने करना क्या है, बस हाथ पाँव हिला देने। जी और जी। सेम यही क्वेश्चन जब मैं एडमिशन ले रही थी तो मेरा भी था अपने टीचर्स से। तो वन ऑफ माई टीचर डॉक्टर फयाल, शी इज़ वेरी ग्रेट, वो मेरी इंस्पिरेशन भी रही हैं। तो शी टोल्ड मी कि देखो, जैसे एक दाई होती है और एक गायनोकोलॉजिस्ट होती है, देयर इज अ डिफरेंस, नॉलेज का डिफरेंस है। जी हाँ। सेम इसी तरीके से एक मैकेनिक है और एक इंजीनियर है, जी तो हाँ। देयर इज अ डिफरेंस। यस। तो सेम इज विद द फिजिकल थेरेपी कि ठीक है, वो मालशी जो भी वो वाला काम कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मालशी एंड फिजियोथेरेपिस्ट। Yes, you're right. I totally agree with this Yes. point. Actually हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को बिलीव कर लिया जाता है और ये लोग समझते हैं कि जो रसूमात हम लेकर चल रहे हैं वही आगे तक भी जाएं, जबकि इस तरह से नहीं होता है। आई थिंक कि हमें तब्दीली लानी चाहिए। चले Yes. हम 90s के दौर में नहीं हैं अब, लेकिन इस आज के दौर में 90s का टचअप लाजमी होना चाहिए, ऐसे ही लेकिन है। टोटली हम उस तरह से तो नहीं कर आप सकते हैं। बाहर के अगर मुल्कों में देखें ना, मतलब फॉरेनर्स को, उन्होंने हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट बिठा दिया। न्यूट्रिशनिस्ट अलग है, फार्मासिस्ट अलग है, अगर सर्जन है तो उसकी इतनी टाइप्स हैं जी कि जी। मतलब कोई गैस्ट्रो का है, कोई यूरोलॉजिस्ट है, कोई कुछ है, कोई न्यूरो का है, कोई कार्डियो का है। तो जितना ज़्यादा आप स्पेसिफाई करते जाएंगे उतना ज़्यादा लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि उनको मतलब पता चल जाएगा कि हमने किस डॉक्टर के पास जाना है, हमें क्या मसला है और हमने किससे जाके रुजू करने बजाय इसके कि आप एक बंदे के पास चले जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये भी होता है कि पहले अगर कोई हम खुद ही बीमारी डायग्नोस कर लेते हैं तो उसको फिर आप खुद सेल्फ मेडिकेशन पर आ जाते हैं। तो हाँ। ये करनी चाहिए सेल्फ मेडिकेशन किस हद तक अच्छी है? देखिए, अगर तो ऐसी छोटा मोटा बुखार है या इस तरह की चीज़ है, आपको पता है कि मतलब ठीक है, ये मतलब ऑन एंड ऑफ नहीं जा रहा, मतलब हाँ। कांस्टेंट नहीं है, परसिस्टेंट नहीं है, और छोटा मोटा बुखार है, आपने नेट से देखा कि अच्छा ये सिम्टम्स हो सकते हैं। वैसे मैं उस चीज़ पे नहीं जाती क्योंकि हम सबका वही हाल हो जाता है जो कहते हैं कि अ मैन वाज अ हॉस्पिटल। एक बंदा था, उसने कहानियाँ बढ़ी, ये सब कुछ होता है, तो उसने कहा मैं यही हूँ, मेरे अंदर यही मसले हैं। तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो ठीक है कि आप चले किसी से मतलब मशवरा ले लेते हैं या गूगल कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस इशू है तो यू शुड कंसल्ट हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट। आप कोशिश करें कि आपके करीबी कोई भी है अच्छा हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, आप उसको जाके कंसल्ट करें, विजिट करें लाजमी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और इसी तरह ही होना चाहिए। हाँ। है 3 दिन चलें, आप अपने आप को खुद दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन चौथे दिन आई थिंक वही। वो जाना चाहिए, उनको कंसल्ट करना चाहिए, बहुत हम्म। ज़रूरी हो जाता है। अच्छा डॉक्टर हमशा, मुझे ये बताएं, कैरियर में कोई ऐसा वाक़या जब आपने कहा हो कि बस दिस इज़ द लास्ट स्टेज और फिर अचानक मुआवजा हो गया हो और आपने कहा ओह माय गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड? हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। यहाँ पे NIRM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन। मेरा 6th-7th सेमेस्टर चल रहा था और मेरे उस टाइम ग्रैंडफादर की भी डेथ हुई हुई थी, तो आई वाज अ लिटिल अपसेट बिकॉज मैंने इस फील्ड में एडमिशन ही उनकी वजह से लिया था कि उनको ठीक करना है। तो मैं इस तरह मतलब NIRM में काम कर रही थी और मुझे किसी ने बोल दिया कि ये बेबी है, इसकी TA स्ट्रेचिंग करा दो।
अब हमारी फील्ड में टेंडन एचलीस टीए स्ट्रेचिंग इतनी कॉमन है, बस फुट को ऐसे करना होता है, ऐसे करके स्ट्रेच देना होता है। ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट। तो मैंने कहा वो क्या होता है, और वो जो एक पॉइंट होता है ना कि सब आपको एकदम से देखते हैं कि यार इसको टीए स्ट्रेचिंग नहीं आती, तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। मैंने कहा यार मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती। मतलब मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई कि यार मतलब मेरी पूरी क्लास को पता है और मुझे ही नहीं पता। लेकिन फिर लाइफ में वही वाली बात है कि आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, सीखते हो, अचीव करते हो। मेरी लाइफ में भी 2-3 बहुत ऐसे वाक़यात हैं, इंक्लूडिंग माई ओन मदर। 2020 में उनको लाइक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई थी, लेकिन इन शॉर्ट उनको मेनिंजाइटिस भी था और उनको स्ट्रोक भी हुआ था, और वो लाइक क्वाड्रिप्लेजिया में चली गई थी, जो कि यहाँ से नीचे नीचे आप अपनी फिंगर भी नहीं मूव कर सकते। इतना सिवियर फॉलेज का अटैक था। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि लाइक लाइफ टाइम डिसेबिलिटी है, ठीक नहीं हो सकती, व्हील चेयर बाउंडेड रहेंगी। मगर मैंने अपनी मदर को थोड़ी हिम्मत दिलाई। मैंने कहा नहीं, ट्रस्ट द प्रोसेस, आप अल्लाह पे यकीन रखें, और विद फुल डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क 3 months के अंदर शी स्टार्टेड वॉकिंग माशाल्लाह। with assistance. And within the 6 months she started stair climbing. उन्होंने सीढ़ियाँ भी चढ़ी, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो अपने सारे एडियल्स बहुत परफेक्टली परफॉर्म करी, कोई अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है। तो ये आई थिंक अचीवमेंट आई थिंक यहाँ पर देयर शुड बी होप, स्पिरिट एंड कंसिस्टेंसी। यस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, वही वाली बात है कि कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती। बिल्कुल ऐसा आपको है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के साथ अगर आप दुआ करेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, तो लाजमी मिलेगा, डेफिनेटली मिलता है, ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइएगा कि स्पोर्ट्स में क्या रोल प्ले करते हैं आप लोग, जो एथलीट्स होते हैं? अगर आपने आई थिंक जिक्र भी किया था कि उनके साथ भी मुलाकात हुई, और फिर वो क्या इंजरीज होती हैं उनकी? एथलीट्स की काफ़ी ज़्यादा इंजरीज है, मतलब ज़्यादातर स्पोर्ट इंजरीज में ये एंकल के मतलब एंकल पे ज़्यादा स्ट्रेस या स्प्रेन वगैरह आ जाता है। तो इसमें यही होता है कि लिगामेंटस इंजरीज होती हैं हमारे पास। कोई आउट स्ट्रेच हो गया, एथलीट गिरा है उछल के, कोई डिसलोकेशन हो गई, या कोई डिस्क इधर से उधर हिल गई उसकी, या मसल स्पैजम्स हो गए। मसल स्पैजम्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ज़रा सा आपका मसल अपनी लिमिट से आउट मतलब स्ट्रेच होगा तो आपको इंजरी आ जाएगी। तो इनमें ये इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये पेनफुल भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये एक्यूट होती है एकदम से। एक तो इंजरी होती है ना जिसको होते होते टाइम लगता है, ये जो सडन इंजरीज होती है ना, इसका बहुत पेन होता है। तो जो एथलीट्स मेरे पास आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है वैसे, उसमें मतलब इंटरनेशनल एथलीट्स भी हैं, अब पता नहीं नाम ले सकते हैं नहीं, लेकिन ये कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में भी जो जैसे हारिस रऊफ़ हैं, इस तरह से। तो ये मेरे पेशेंट मतलब रहे हैं, और इन्होंने ट्रीटमेंट्स ली हैं, और अच्छा रिस्पांस था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह उनकी फैमिलीज़ भी आगे से आगे फिर आपसे रुजू करती हैं, और फिर एक पूरा एक चैनल बनता है। तो इसी तरीके से जो अच्छे मतलब लोग हैं VIPs, उनको भी हमने ट्रीट किया, और हमने मिडिल क्लास को भी ट्रीट किया, और हमने लोअर मिडिल क्लास को भी ट्रीट किया। लेकिन सबसे जो मतलब मैंने जो एक चीज़ देखी और जो मैंने रखी भी है कि सेम प्रोटोकॉल फॉर एवरीवन। अगर कोई लेबर आ रहा है हमारे पास, उसको भी वही हम ट्रीटमेंट देंगे, और अगर कोई VIP आ रहा है उसको भी हम सेम ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि मैंने जिन हॉस्पिटल्स में काम किया, मैंने हमेशा ये देखा है कि जनरल वार्ड अलग होता है और VIP वार्ड अलग होता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी पिंच करती थी कि यार ये गलत है। मतलब दोनों टाइम निकाल के आ रहे हैं, और हमें नहीं पता कि कौन क्या कुछ स्किप करके अपना आ रहा है। तो दोनों सेम चीज़ डिजर्व करते हैं। तो इस चीज़ को लेके मैं चली, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1100 से ज़्यादा सेटिस्फाइड पेशेंट्स हैं, सक्सेसफुल केसेस हैं जो कि मैंने ट्रीट किए हैं, और अल्लाह का बहुत शुक्र है, देयर ऑल वेल। माशाल्लाह, इट साउंड्स गुड। अच्छा ये बताइएगा कि क्या फिजियोथेरेपी में ये जो हमारी मेंटल हेल्थ है, इन दोनों का कोई आपस में लिंक है? फिजिकल थेरेपी अगर कोई पेशेंट मेंटल हेल्थ से गुजर, मतलब आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, हर बंदे को स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन भी है, एंजाइटी, इवन दो के 7-8 साल का बच्चा भी डिप्रेशन में से चला गया। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब फिजियोथेरेपी से हम इसको इस तरह से रिलेट करते हैं कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके मसल्स एक्स्ट्रा जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आसान अल्फाज में स्टिफ रहते हैं। एक बंदा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ले रहा है, अब लॉन्ग टर्म उसके मसल्स में ना स्टिफनेस है,
तो उसका पोस्चर भी ख़राब होगा। जैसे हम लोगों ने कहा, मतलब आपने सुना होगा कि जो क्लास में अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं वो यूँ बैठते हैं, जी जी और जी जो जी। बिल्कुल कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं वो बिल्कुल मतलब स्ट्रेट पोस्चर के साथ बैठते हैं। तो हम्म। इसकी रीज़न ये भी होती है कि उनके मसल्स स्टिफनेस में रहते हैं, और जो कॉन्फिडेंट बच्चा है उसके मसल्स ठीक है, नॉर्मल है, जैसे जी होने हाँ। चाहिए। तो मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ा असर आपकी फिजिकल हेल्थ पे आता है वो यही होता है कि आपके मसल्स, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। और फिर जब फिजियोथेरेपी में यही लोग आते हैं तो हम इनसे हिस्ट्री टेकिंग में लाजमी पूछते हैं कि आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी ऐसी चीज़। तो फिर हम उससे कोरिलेट करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और ज़ाहिर सी बात है उनकी काउंसलिंग भी होती है, उनको मोटिवेशन भी दी जाती है। तो हमारी फील्ड की ये एक एथिकल वैल्यूज़ में चीज़ आ जाती है कि हम उसको भी एड्रेस कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली रेफ़र भी करते हैं। अगर मुझे लगेगा कि मेरे पेशेंट को अच्छे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो आई विल डेफिनेटली रेफ़र। हमारे पाकिस्तान में लोग रेफ़र नहीं करते ना। मैंने ये वही बहुत बड़ा सेम नुकसान है। सेम वही बात हो जाएगी कि मिसकंसेप्शंस हम्म। इतने ज्यादा हैं कि तुम तो साइकी हो, तुम तो पागल हो गई, पागल हाँ, खाने जा रही हो। यहाँ पे आप किसी को बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ तो उसने कहना है ये मैं पागल नहीं हूँ। हाँ। हालांकि हम वो चीज़ नहीं कह रहे कि आप हाँ। पागल हैं, मतलब हम पेशेंट को थोड़ा सा काउंसलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम्म। तक आप किसी माहिर नफ्सियात के साथ नहीं बैठते हैं, या जिस तरह अगर आपको पेट में दर्द शुरू हो जाता है और फ़ौरन आपको उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो ऐसा ही दिमाग है। की भी जो है वो, अगर मेडिसिन नहीं तो फिर हम कुछ बात करके उनको काउंसिल करके जो है वो ये काम हो सकते हैं। अच्छा, टेली फिजियोथेरेपी क्या है और इससे क्या टेली बेनिफिट्स हैं? फिजियोथेरेपी जो है ये कोविड में मैंने बहुत ज़्यादा देखी और मैंने की भी है, ओके। ऑनलाइन कंसल्टेशंस, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट आ नहीं पाता था। अब जैसे मेरे पेशेंट्स हैं तो वो पूरे पाकिस्तान से आते हैं, वो कराची से भी आते हैं, मुल्तान से भी आते हैं, मतलब मल्टीपल जो सिटीज़ हैं, फैसलाबाद, उधर से भी आते हैं। अब बीच में अगर वो नहीं आ सकते या उनके आगे से कोई रिश्तेदार मेरे पास नहीं आ सकते तो फिर वो टेली मेडिसिन या इस तरह की चीज़ की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उनको वो डॉक्टर से डायरेक्ट बात करते हैं, हम वीडियो कॉल्स पे ले लेते हैं, जूम मीटिंग्स कर लेते हैं, या हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेते हैं, और फिर हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं शुरू से लेके आखिर तक कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, फिर एज की बेसिस पे, जेंडर की बेसिस पे, पास्ट हिस्ट्री की बेसिस पे हम उसको डायग्नोज करते हैं, और फिर हम उसको तरीक़ेकार बता देते हैं कि अच्छा अब आप घर पे हैं तो होम बेस्ड एक्सरसाइजेज या होम बेस्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने कैसे करनी है। ऑलराइट। तो वो उनके पूरे सेशंस चलते हैं। कुछ सेशंस ऐसे होते हैं कि हम पेशेंट से बार बार उनका चेक रखते हैं कि अच्छा ठीक है आपने मॉर्निंग में कर ली, इवनिंग में कर ली। मेरा तो मोबाइल इस वजह से ना साइलेंट पे रहते बिकॉज मेरे पेशेंट मतलब ऑन एंड ऑफ मैसेजेस, कॉल्स बहुत ज़्यादा है। तो ये फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा ना इसको हाँ, चलना थोड़ा सा लेकर। होता है थोड़ा सा। मी टाइम किस तरह आप करती हैं? मी टाइम मेरा सारा ही मी टाइम है। असल में मुझे अपने पेशे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो मैं जब भी अपना काम करती हूँ या जब भी कोई पेशेंट मैं ट्रीट करती हूँ, मुझे वो मेरा मी टाइम में होता है, मैं खुश होती हूँ, वो मेरी हॉबी है। ऑलराइट, तो माशाल्लाह, ग्रेट। मुझे मज़ा आता है उसको करके। क्या बात है। आपसे ये जो सवालात का सिलसिला है ये तो ऑब्वियसली चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है एक सेगमेंट का, जिसका नाम है रैपिड फायर सेगमेंट। यहाँ Okay. पर बहुत दिलचस्प सवालात होने वाले हैं और उनके हम यकीन है कि जवाब भी काफ़ी कैप्टिवेटिंग और मज़ेदार आने वाले हैं। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे इस रैपिड फायर क्वेश्चन में, और फिर जो है ना आपने मुझे बताना है कि कौन सा आपको ऑप्शन अच्छा लगता है और व्हाट विल यू चूज़। अगर आपको किसी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी के साथ डिनर करने का मौका मिले तो किस सेलिब्रिटी के साथ डिनर करने के लिए जाएंगी? माहिरा खान, आयज़ा खान, या फिर महविश हयात? मायरा खान। माहिरा खान, ऑलराइट, गुड। वैसे अब आयज़ा खान ज़्यादा टॉप पे जा रही हैं। हाँ, अगर लेकिन सोशल मीडिया पे मुझे देखा जाए मायरा तो। के उनका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है, और शी इज़ प्रिटी। यस, शी इज़, नो डाउट। ऐसा कौन सा पाकिस्तानी शहर है जिसको आप पूरे एक दिन के लिए एक्सप्लोर कर सकती हैं? लाहौर, कराची, मुल्तान? लाहौर। कभी किया है आपने? हाँ जी, की है। कर चुकी हैं, इसलिए आपको मज़ा आ चुका है वहाँ का। हाँ, वो मैंने वैसे ही शुरू में बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और वो सारी चीज़ें मुझे लाहौर की बहुत पसंद है, बादशाही मस्जिद एंड ऑल, तो इसका आर्किटेक्चर और एवरीथिंग, तो मुझे बार बार जाना मुझे अच्छा लगेगा। ऑलराइट, माशाल्लाह। 3 दिन के लिए अगर एक ही खाना खाना पड़े तो वो कौन सा खाना होगा? बिरयानी, कढ़ाई या हलीम? हलीम।
हलीम, वाह देसी हटकी। हलीम लाइक मेरी टॉप मोस्ट फेवरेट है, बिरयानी से भी ज़्यादा हलीम। ऑल राइट, अगर आपको मौका मिले कि आप एक दिन के लिए किसी एक पर्सनैलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी स्विच कर सकती हैं, तो वो कौन सी पर्सनैलिटी होगी? बाबर आजम, आतिफ असलम या फिर फवाद खान? आतिफ असलम। विल यू बी सिंगर? मतलब ऑब्वियसली इतने फेमस सिंगर कैन है। यू सिंग? नहीं, इतना नहीं। शौक तो होगा, हाँ वो है, लेकिन इतना नहीं। इतना नहीं कि गा सकें, लेकिन इंशाल्लाह हम जो है वो आपसे कभी कुछ सुनने की भी फरमाइश जरूर, करेंगे। जरूर। ओके, फ्यूचर में इन 3 कामों में से पहला काम कौन सा करेंगी? स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग या फिर पब्लिक सिंगिंग? तीनों कर सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा स्काई डाइविंग का मुझे शौक है। अच्छा, तीनों कर सकती है, लेकिन आपको ज़्यादा जो शौक है, कभी आपने सोचा कि बस जाना है और बस करके आनी है? ये सोचा पहले, इट्स ऑन माय विश लिस्ट। ऑल राइट, बकेट लिस्ट में आपने ये चीज़ें ऐड ऑन की हुई हैं। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको सुपर पावर मिल जाए तो वो कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगी आप? टाइम ट्रेवल की, या फिर माइंड रीडिंग की, या फिर इनविजिबल होने की? टाइम ट्रैवल की। टाइम ट्रेवल की, हम्म। क्यों? अब क्योंकि- मैं अब ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि उस हिस्ट्री में जाने के यस, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, और मुझे बचपन से ही लाइक इजिप्ट से ना मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरी कोई एफिलिएशन है। तो अगर टाइम ट्रैवलिंग होती तो मैं इजिप्ट लाजमी जाती पुराने वक्तों में। ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस और बहुत ज़्यादा बुरे थे, लेकिन स्टिल उनका जो इजिप्शियन नॉलेज है उस पर हम आज तक चल रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और बड़े टैलेंटेड लोग थे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम ट्रैवलिंग करूँ, मैं जाके देखूँ उनका तरीक़ेकार और उनका लाइफस्टाइल। ऑल राइट, चलें हम विश करते हैं कि आप टाइम ट्रैवल में चली जाएं, आपको ये सुपर पावर मिल जाए इंशाल्लाह। ओके, बैक टू क्वेश्चंस। और अब ज़रा सीड मोड फिर से हमारा शुरू हो चुका है, क्योंकि अब मुझे आपसे ये जानना है कि आईसीयू और सीसीयू में ये जो रिहैब ऑफिसर्स होते हैं, इनका क्या रोल होता है? अच्छा, वैसे मैं एक छोटी सी बात करूँगी कि डीपीटी जो फिज़िकल थेरेपी है वो एक लिमिटेड डिग्री नहीं है, ये काफ़ी वर्सेटाइल डिग्री है। और आप फिजियोथेरेपी की 5 इयर्स की डिग्री करने के बाद आप न्यूरो में जा सकते हैं, कार्डियो में, पीडियाट्रिक्स में, जीरियाट्रिक्स में, वुमेंस हेल्थ में, स्पोर्ट्स में, इसमें आप जा सकते हैं। तो मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन परस्यू की है कार्डियो पल्मोनरी में, और बीइंग का कार्डियो रिहैब ऑफिसर आपके लिए जो हमारा आईसीयू, सीसीयू, एचडीयू में काम होता है वो ये होता है कि प्री एंड पोस्ट रिहैबिलिटेशन। एक तो पेशेंट की जिसकी फॉर एग्जांपल ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है, बेचारा वैसे ही इतना डरा होता है, और अगेन वही डर, स्ट्रेस, मसल्स आपके स्टिफ होंगे, वीक हो जाएंगे। तो हम उसे मेंटली प्रिपेयर करते हैं, उसको एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, ताकि जब उसकी सर्जरी हो जाए तो उसकी बॉडी जल्दी कोप अप कर ले और वो रिकवरी की तरफ मूव करे जी। यानी नॉर्मल बंदा फिजियो से पहले मतलब उनको महीने लग जाते थे कि आपने बेड से अभी इस तरह नहीं उठना, ये काम नहीं करना। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं पोस्ट ऑफ 1-2 दिन बाद ही सारी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, हम उसको चलाते हैं, फिराते हैं, बिठाते हैं, वो उसे इंडिपेंडेंट बनाते हैं। एक तो हमारा काम ये होता है। सेकेंडली, क्योंकि ये कार्डियो पल्मोनरी फील्ड है तो एनेस्थीसिया जाने के बाद आपके जो लंग्स हैं उसमें सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं उस तरह जा रही होती। तो हमने चेस्ट क्लियरेंस करानी होती है, जिसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। हम हाथों से लाइक परकशंस देते हैं ऐसे चेस्ट के ऊपर, और फिर वो सिक्रीशंस डिसलॉज होती है, और फिर हम उसको सक्शन कैथेटर डाल के उसको बाहर निकाल देते हैं, तो आपके लंग्स बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और फिर दे कैन ब्रीथ इजीली। तो ये तो फिर अब आजकल अगर देखी जाए अमवात की शरह भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और ड्यू टू हार्ट अटैक लोग इसकी वजह से काफ़ी जो है वो ज़िंदगी अपनी खो रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये हमें किस तरह से पता चलेगा कि वी आर हेल्दी, हमारे लंग्स हेल्दी हैं, हम हमारे जो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं ना, और आपको अच्छा ये मिथ है या फिर वाकई एक फैक्ट है ये सीढ़ियाँ चढ़ने वाला? नहीं, ये फैक्ट, मतलब ये फैक्ट ही है, मिथ नहीं है। कि देखिए, अगर आपकी कार्डियो रिस्पायरेटरी फिटनेस है, कार्डियो रिस्पायरेटरी फिटनेस क्या है कि आपका दिल भी मजबूत है, जी हाँ, और आपके लंग्स भी मजबूत है, ठीक है। तो आप सीढ़ियाँ उतरे चढ़े, आपकी सांस नहीं भूलेगी, क्योंकि आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग है। इट कैन बेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट कैन बेयर कि वो सारी सर्कुलेशन जो चल रही है वो हो, मैनेज हो। यस। तो अगर आप
एटलीस्ट हम लोग कहते हैं कि 6 स्टेयर्स अगर आप विदाउट सांस फूलने के चढ़ लेते तो यूर नॉर्मल एवरेज। अगर आप इससे डबल 12 पे चले जाएं तो आप थोड़ा सा अबव एवरेज चले जाते हैं। इसी तरह आप 24 स्टेयर्स चढ़ लें और आपकी सांस नहीं फूलती तो फिर आप अच्छी स्टेट में। तो वो फिर हम कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस के ऊपर भी काम करते हैं। कार्डियो रिहैब बहुत वर्सेटाइल फील्ड है और इसमें मतलब अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना मोस्टली हम इसकी कार्डियो रिहैब फिटनेस पे काम कर रहे हैं कि लोगों का दिल और लंग्स इतने मजबूत होंगे तो उनकी फिज़िकल हेल्थ भी उतनी अच्छी होगी, मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है, ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करें क्योंकि ब्लड सप्लाई ख़राब नहीं हो रही, डाइट अच्छी है, लाइफस्टाइल मॉडिफाइड है, तो फिर हमें इतनी जल्दी बीमारियां नहीं आएंगी ना। तो हम फोकस करें कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस के ऊपर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जाने से पहले अपने पेशेंट्स को, हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप मोबाइल का या कंप्यूटर का, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपना पोस्चर बिल्कुल ठीक रख के करें और कोशिश करें कि ज़्यादा देर एक पोजीशन में ना बैठे रहें क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को कितने टाइम बाद जाके आपको ये एक पोजीशन जो आपने बनाई हुई है वो पेन लेके आएगी। तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों की हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखें। अगर आप देखते हैं कि आपके भाई बहन, अम्मी अब्बू कोई मोबाइल गलत तरीके से यूज़ करें तो उन्हें सीधा बिठाएं और इसी तरीके से बस यही सारी छोटी मोटी चीज़ें कि अपनी फिज़िकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, लाइफस्टाइल अच्छा करें, डाइट अच्छी करें, दैट्स इट। वॉक को लाजमी अपने रूटीन में लेके एटलीस्ट 30 मिनट्स। ऑल राइट, जो अब डॉक्टर अमशा ने बातें बताई हैं उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन से ज़रूर अमल करेंगे अगर वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।